Hello students, welcome back to your online classes बच्चों. So today is 23rd of July and we are back with the third lecture of your standard 10 mathematics and the name of the chapter is your pair of linear equation in two variables. तो हमने ऑलरेडी दो लेक्चर में पहला दो लेक्चर में ऑलरेडी हमने हमारा जो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में दो मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं और जो नए चैनल को देख रहे हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा बच्चों, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो कि सब्सक्राइब तो किए हैं चैनल को बट उनका ऑल जो नोटिफिकेशन में एक ऑल का बटन आता है उसको सब्सक्राइब मतलब वो नहीं किए तो सब्सक्राइब करके छोड़ दिए. तो उससे क्या होता है ना, आप लोग को जब भी क्लासेस होता है उसका नोटिफिकेशन आप लोग नहीं जा पा रहा. आप लोग जो यूट्यूब में आते हो ब्राउज हिस्ट्री में आप लोग को मिलता है बट नोटिफिकेशन अगर बेल को ऑन करके रखोगे, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखोगे तो हर दिन का नोटिफिकेशन जो भी क्लासेस होता है वो डायरेक्टली आप लोग को इंस्टेंटली मिल जाएगा और क्विकली आप लोग आकर क्लास को कर सकते हो. तो जो बच्चे अभी तक नहीं किए उसको सब्सक्राइब करके उसको ऑल में क्लिक कर देना ताकि सारा का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा एंड मिलेगा तो आप लोग क्लास अटेंड करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हो एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सो आते हैं लेक्चर में. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 एंड व्हिच वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो कि थर्ड हमारा जो अलजेब्रिक मेथड है लास्ट है. उसके बाद हम ग्राफिकल में जाएंगे. तो ये थर्ड और लास्ट हमारा अलजेब्रिक मेथड है टू सॉल्व एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो उसके बारे में जानेंगे. पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्या क्या कंडीशंस रहते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे एनसीईआरटी का, फिर एनसीईआरटी 3.5 का हर एक बीट में करवा दूंगा आप लोगों को ताकि टोटली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े आप लोगों को. ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे. अभी तक अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हो तो मैं प्रीफर करूंगा आप लोग वहां पे देख लो ताकि ये वाला उसको देखने से और इफेक्टिवली आप लोग समझ पाओगे. ठीक है, तो पेन और कॉपी पकड़ के बैठेंगे और पूरा लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे और ये वाला क्लास खत्म होने के बाद और दो लेक्चर बचेगा जिसमें कि हम बाकी सारा कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे. तो ज्यादा देरी ना करके बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं. Hello students, welcome back to your online classes बच्चों. So this is your lecture number 3 of chapter number 3, linear pair of linear equation in two variables. That is your class 10 mathematics. So in the previous two lectures we have already discussed about the two methods. One is your elimination, another one is your substitution. In this lecture number 3 we will discuss about the cross multiplication method, जो कि one of the most important method भी कहलाया जाता है. ठीक है, तो मैंने पहले से ही बता के आपको रखा था कि मेथड कोई भी हो बट सोल्यूशन हमारा सेम ही निकलने वाला है. चाहे आप लोग सब्स्टिट्यूशन करो, चाहे आप लोग एलिमिनेशन करो, चाहे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. ठीक है, तीनों में ही हमारा सोल्यूशन तो सेम ही निकलेगा बट प्रोसेस अलग अलग होता है. तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि पर्टिकुलर मेथड में आपको करना है तो अगर बोला है कि सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वी हैव टू सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर बोला है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन तो वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगर कहीं पे बोला है एलिमिनेशन तो वी हैव टू यूज एलिमिनेशन. सिंपल सा बात है. तो ये प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको. और कहीं पे अगर ओनली सॉल्व लिखा है तो मैंने जैसे पहले से मेंशन करके रखा है कि अगर ओनली सॉल्व लिखा है तो यू कैन सॉल्व इन एनी ऑफ द मेथड, सुइटेबल मेथड आप लोग यूज कर सकते हो. सो दिस इज द लास्ट अलजेब्रिक मेथड वी कैन से, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था हमने पढ़ा था there are 4 methods to solve the pair of linear equation. One is your substitution, means two methods are there, graphically and algebraically. तो algebraically हमने पहला दो मेथड अप्लाई कर लिया है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन. ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद algebraic मेथड खत्म हो जाएगा. ठीक है, बट ग्राफिकल फिर हम लास्ट वाला कंटेंट में पढ़ेंगे जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को. ठीक है, तो आ जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो ये मेथड थोड़ा अपने आप में ही अनोखा है. क्या अनोखा है, वहां पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है. पहले में बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है क्योंकि इसका जो थोड़ा सा स्टेप्स है थोड़ा सा बस आपको समझना पड़ेगा. डिराइवेशन इसका नहीं आता इसलिए मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं बट डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे उसका कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं बाय यूजिंग द फिगर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैं बता दे रहा हूं. वहां से एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मीन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो भी हम समझेंगे. फिर कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो दीज आर द बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो कि हमको पहले जानना है टू गेट इनटू योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. फिर हम थोड़ा कुछ एग्जांपल्स में आएंगे, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स में आएंगे, फिर डायरेक्टली हम एनसीईआरटी हमारा जो 3.4 लेक्चर होगा, 3.5 का एक्सरसाइज होगा, उसमें जाके इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहले आते हैं बेसिक्स डेफिनेशंस में या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट में कि होता क्या है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर जस्ट मैं पहले से बता दूंगा कि आप लोग अगर अभी तक लेक्चर देखे नहीं हो 1 and 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो यू कैन गो थ्रू दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और वहां पे जाके पहले आप लोग उसको चेक कर सकते हो. अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके एक
थम्स अप दे सकते हो, क्योंकि जितना जल्दी सब्सक्राइब उतना जल्दी नोटिफिकेशन और उतना जल्दी क्लास करके आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर बेसिस में क्लासेस चल रहा है। सो दैट्स वाई, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर डेफिनेशन से और कॉन्सेप्ट से। लेट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म में दिया गया है, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जैसे कि हमने पहले ही मेंशन करके रखा है, दीज आर द जनरल इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर ऐसा कोई जनरल मतलब पेयरिंग एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। सो बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव, तो ये फिगर हमको बनाना नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली हमको यहाँ पे आना है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए मतलब ये फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम ये वाला फिगर को मतलब थोड़ा सा समझेंगे। पहले हम x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, क्योंकि डिराइवेशन नहीं है तो हम डिराइवेशन के अंदर में जा नहीं रहा, बस आपको फॉर्मूला याद दिला दे रहा हूँ। पहले लिखेंगे x बाई, फिर लिखेंगे y बाई, फिर लिखेंगे 1 बाई, ठीक है। x होल डिवाइडेड बाई इक्वल टू y होल डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1 होल डिवाइडेड बाई, ठीक है। x इज द कोफिशिएंट, फर्स्ट यहाँ पे x रहा, यहाँ पे y रहा, और c1 तो 1 है, मतलब उसका जो मल्टीप्लिकेशन है 1 के साथ है, ठीक है, तो कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। तो उसमें डिवाइड करना पड़ता है, तो क्या डिवाइड करना पड़ता है, उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, दैट इज व्हाई द मेथड इज सेड टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्या क्रॉस हम करेंगे, सर आपने यहाँ पे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 लिख दिया, ऐसा कैसे पता चलेगा। तो मैं इसको जाने से पहले यहाँ पे आओ, जब हम x को डिवाइड कर रहे हैं, जब हम x को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो इसको भूल जाना, समझो, जब मैं x डिवाइडेड बाय कर रहा हूं, ये वाला टर्म लाना हो, तो अभी इसको भूल जाओ, मतलब a1x और a2x को भूल जाओ, मतलब सोचो कि यही है बस, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिख दो। कौन कौन कांस्टेंट टर्म है, b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2, क्लियर है। पहले जब x डिवाइड करेंगे तो x को भूल जाएंगे, बाकी रहा कितना b1 c1 b2 c2, b1 c1 b2 c2, x के नीचे हमने लिख दिया, ठीक है। वैसे ही जब यहां पे जाएंगे सेकंड में y के पास जाएंगे तो इसको भूल जाएंगे, जिसके पास जाएंगे उसको भूल जाएंगे, और सीक्वेंस मेरा ऐसे रहेगा, सीक्वेंस मेरा ऐसे रहेगा, मतलब अगर मैं b1 और b2 को भूल जाऊंगा, स्टार्टिंग करेंगे c1 से, तो पहले लिखेंगे c1 c2, c1 के बाद फिर से कौन आ जाएगा a1, मतलब ये साइड में जाएंगे हम, ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे दिस वन, ऐसे गया फिर से गया, ऐसे सर्कल ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो c1 के बाद a1 आ जाएगा, ऐसा नहीं कि c1 a1 के बाद c1 आएगा, तो सर b1 जाएगा तो a1 और c1 आ रहा है ना, नहीं, हम उसके नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो c1 से स्टार्ट करेंगे, तो c1 c2 पहले रहेगा, a1 a2 बाद में रहेगा, ठीक है। अभी फिर c1 c2 में आ जाएंगे थर्ड वाला, तो इसको ओमिट कर देंगे, फिर यहाँ से आएगा इसके नेक्स्ट से कौन आएगा, a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, चेक कर लो, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो जब हम x में डिवाइड कर रहे हैं तो x को भूल जाएंगे, बचा कितना b1 c1 b2 c2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b1 को c2 के साथ क्रॉस कर रहे हैं ना, तो b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस b2 इंटू c1, चेक कर लो। x के नीचे मैंने लिखा है b1 c1 b2 c2, फिर b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे b2 को c1 के साथ मल्टीप्लाई करके, सो x होल डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस माइनस रहेगा b2 c1, तो इसका डिराइवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझा रहा, इसलिए आपको डायरेक्टली समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू y में आएंगे, तो y में आएंगे तो y को छुपा देंगे, तो बचा कितना c1 a1 c2 a2, क्योंकि इधर साइड से जाना है, तो c1 a1 c2 a2, मैं और एक बार c1 c2 लिख सकता था, तो लेकिन यहाँ पे c1 c2 है तो और क्यों लिखूंगा, तो यहीं से मैं कन्वर्ट कर दिया, तो c1 a1 c2 a2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, c1 इंटू a2 पहले होगा माइनस c2 इंटू a1, क्लियर है। तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, इज दैट क्लियर। सो दिस इज द सेकंड, सो y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 हो गया बच्चों, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1, क्लियर है, इज इक्वल टू, अभी 1 में आएंगे तो इसको मैंने ओमिट कर दिया, 1 में आएंगे तो इसको मैंने ओमिट कर दिया, बचा कौन सा a1 b1 a2 b2, यही सीक्वेंस में जाएंगे a1 b1 a2 b2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, तो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म
दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। इज दैट क्लियर? और एक बार समझते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे और क्विकली याद रह जाएगा, बस समझना है। जब x को डिवाइड कर रहे हैं तो बाकी जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b1c2 माइनस b2c1। b में करने से y में जब आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बच्चे कभी कभी a1c2 कर लेते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। c1 से स्टार्ट करना है आपको, तो c1a2 माइनस a2c1, क्लियर है? फिर 1 बाई करेंगे जब a1b2 माइनस a2b1, क्लियर है? तो यहां से मिल गया x बाई b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। इतना तक बच्चों पूरा क्लियर है? अगर उतना तक क्लियर है, वहां से हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमको कंपेयर किसके साथ करना है? पहले ये x वाला को 1 के साथ कंपेयर करो, वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर y वाला को 1 के साथ कंपेयर करो, वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है? तो बाय कंपेयरिंग पहले मैंने लिखा x बाय b1c2 माइनस b2c1 पहला वाला इज इक्वल टू थर्ड a बाई 1 बाई a1b2 माइनस a2b1, ताकि कंपेयर करने से x इधर है ना, बस इसको लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x विल भी ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो वही सेम रहेगा। तो b1c2 माइनस b2c1 ऊपर चला गया, होल डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 जो नीचे में है वो हो गया। तो x का वैल्यू ऑलरेडी निकल गया b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ठीक है? x का ये डायरेक्टली वैल्यू पुट करने से भी होगा, डायरेक्टली हमारा आंसर निकल जाएगा एक स्टेप में। बट उसको याद रखने के लिए, क्योंकि वहां पे गलती बहुत बार होता है, आपको इसको याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए इधर आप लोग ये वाला फिगर को याद रख सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ज्यादातर प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, बट फिगर नहीं करना पड़ेगा। बट अगर फिगर मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो फिगर करके आप लोग ऐसा ड्रॉ करके भी कर सकते हो। x का वैल्यू मिल गया, और जो बच्चा डायरेक्टली इसको रट्टा मार देगा तो वो भी सही है, बट कभी कभी रॉन्ग हो जाता है ये वाला। तो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। वैसे y को करेंगे तो y सेकंड को थर्ड के साथ करेंगे, तो y बाई c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है? वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y का वैल्यू, तो ये जाके यहाँ पे हो जाएगा, तो c1a2 माइनस c2a1 होल डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। क्लियर? तो वहां बस डिफरेंस क्या है चेक कर लो, दोनों में नीचे में तो a1b2 a2b1 आ रहा है, यहाँ पे भी a1b2 a2b1 आ रहा है, बस x के जगह में b1c2 माइनस b2c1 आ रहा है, y के जगह में c1a2 माइनस c2a1 आ रहा है, बस दैट्स ऑल। तो x का वैल्यू भी मिल गया यहाँ पे, y का वैल्यू भी मिल गया। सो जो भी वैल्यू निकलेगा आफ्टर, क्योंकि a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो मुझे यहीं से ही मिल जाएगा होगा ना। ऊपर पहला इक्वेशन से मुझे a1 b1 c1 मिल गया होगा, सेकंड इक्वेशन से मुझे a2 b2 c2 मिल गया होगा, तो उसका जस्ट वहां से वैल्यूज को लाओ, यहाँ पे एक एक करके पुट कर दो, डायरेक्टली हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है? सो डिराइवेशन आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपको डायरेक्टली ही करना है। तो आप लोगों को वो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली तो याद नहीं रहेगा, इसलिए इसको कन्वर्ट करके उसमें करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिवली आप लोग समझ सकते हो। ठीक है? तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा, तो दीज आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, और जो कि इक्वल होगा बाकी सोल्यूशन से भी निकालेंगे तो वही x और y का वैल्यू निकलेगा। चेकिंग करने के लिए वही x और y को लेके वहां पे पुट कर लो, चेक कर लो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो गलत है, कंप्लीट। ठीक है? और एक बात बस याद रखना, जहां पे कि a1 जो ये जो डिनोमिनेटर है, देखो बच्चों a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। टोटल टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? कि अगर टोटल टर्म जीरो हो गया तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, मतलब वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई हमेशा थोड़ा याद रखेंगे कि 1b2 और a2b1 अगर आपका जीरो हो रहा है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, मीन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप इतना तक पूरा क्लियर है बच्चों, सोल्यूशन तक, मतलब x और y का वैल्यू। सो ये समझना ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली आते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट समझ के रखेंगे तो प्रॉब्लम कभी भी करोगे तो आप लोग को रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है? सो दीज आर द कॉन्सेप्ट, जस्ट अपडेट इट ऑन योर नोट कॉपी। नोट कॉपी में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ कंडीशंस में आता है, ये कंडीशन और इफेक्टिवली आप लोग याद रख पाओगे जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। अभी के लिए बस याद रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ग्राफिकल जब पढ़ेंगे मैं टोटली बता दूंगा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट अभी तक हमने ग्राफिकली पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं बस आपको समझाते रहूं, आप लोग बस याद रख लो। अभी के लिए याद रख लो, ग्राफिकली के टाइम मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? अगर वो बोल रहा है कि अगर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर हो रहा है, वहां पे एक लिखा गया है a1 by a2 कंपेयर करेंगे, a1 को a2 के साथ डिवाइड करेंगे, b1 को b2 के साथ डिवाइड करेंगे, अगर दोनों अनइक्वल हो रहा है, मतलब इक्वल नहीं हो रहा है, दो विल गेट ए यूनिक सोल्यूशन। एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, मतलब x और y का एक यूनिक सोल्यूशन, मतलब वो सोल्यूशन को छोड़ के और कोई सोल्यूशन वहां पे सेटिस्फाई नहीं करने वाला। सो दैट इज नोन एज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है बच्चों? अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल, और ज्यादातर केस में यही वाला हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में वैसे ही होता है। ठीक है? सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल, तीनों का तीनों सेम हो गया। देखो a1 by a2 भी सेम, मतलब 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे मान लो लेट 1/2 1/2 1/2, अगर तीनों केस में 1/2 1/2 1/2 आ गया
तो विल गेट हाउ मच बच्चों, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारा सोल्यूशन मिलने वाला है, बहुत सारा सोल्यूशन मिलने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन विल गेट। कंडीशंस को याद रखें, जहां पे तीनों का तीनों सेम हो जाएगा। और अगर पहला दोनों सेम है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट थर्ड वाला सेम नहीं है, ध्यान से देखो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट थर्ड वाला उसके साथ सेम नहीं है, मतलब c1 में 1/2 1/2 हो रहा है, यहाँ पे 3/4 हो गया, तो उस वाला केस में क्या होगा, वहां पे सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, नो सोल्यूशन विल बी देयर, नो सोल्यूशन विल बी देयर। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से अगर देखेंगे, ये दोनों में मुझे कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल रहा है और थर्ड वाला में मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सोल्यूशन मिल रहा है इन द सेंस, देखो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, कुछ तो मिल रहा है ना, एक सोल्यूशन मिल रहा है, और यहाँ पे इनफाइनाइटली मिल रहा है, मतलब मिल तो रहा है ना, मतलब मिल रहा है जहां पे होता है उसको बोलता है कॉन्सिस्टेंट। मिल रहा है सर, मिल रहा है मतलब एक भी मिल सकता है, इनफाइनाइट भी मिल सकता है, मिल तो रहा है ना, मिल तो रहा है ना, मतलब वो कॉन्सिस्टेंट। और अगर नहीं मिल रहा है, कहां पे, नो सोल्यूशन, मिलेगा ही नहीं, और जहां पे नहीं मिलेगा उसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर? सो पहला दोनों को बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस, और द थर्ड वाला को बोलते हैं, जहां पे नो सोल्यूशन आता है वहां पे इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं उसको। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे मिलता है ये दोनों में, यहाँ पे नहीं मिलता, उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट पहला दोनों को, थर्ड वाला को बोलता है इनकॉन्सिस्टेंट। और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सोल्यूशन एक ही मिलेगा। अगर तीनों का तीनों सेम हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन विल गेट, एंड अगर पहला दोनों सेम है और थर्ड वाला रेशियो डिफरेंट हो रहा है तो वहां पे नो सोल्यूशन, हमको सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो इसको याद रखना, इस रिलेटेड को क्वेश्चन भी है, हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतना तक बच्चों पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता था उसका स्टेप हमने बता दिया, फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू बता दिया, वहां पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसको भी नोट डाउन करके रखेंगे, बॉक्स करके रखेंगे। फिर कुछ कंडीशंस हमने किया, ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, जब ग्राफिकली पढ़ेंगे तब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि पहला वाला कंडीशन में क्या होगा ना, जो लाइन का इक्वेशन निकलेगा वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, जहां पे कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही मिलेगा, एक जगह में इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज विल गेट यूनिक सोल्यूशन। लाइन को देख के बनाएंगे जब ग्राफिकली पढ़ेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इनफाइनाइटली कैसे होगा ना, एक लाइन होगा उसी के ऊपर में और एक लाइन हो जाएगा, एक लाइन होगा उसी क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारा हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो बाय यूजिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ओनली वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी सोल्यूशन विल गेट। क्लियर है? तो यहाँ पे एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है तो यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, दैट्स व्हाई इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और इस वाला केस में क्या होगा ना, बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल सी बात, अगर पैरेलल होता है तो क्या आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा, सो नो सोल्यूशन विल गेट। क्लियर? तो ये ज्यादा डिटेल में हम ग्राफिकल मेथड में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस समझ जाना है आपको कि यूनिक सोल्यूशन के लिए दोनों a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, इनफाइनाइटली के लिए सारा कुछ सेम होना चाहिए, और नो सोल्यूशन के लिए पहला दोनों सेम होना चाहिए बट थर्ड वाला रेशियो डिफरेंट होना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशन, सो दीज आर द डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दीज आर द कंडीशन। सो जस्ट पॉज द वीडियो, और जितना ही बच्चों लिखना है उसको पहले आप लोग अच्छे से आप लोग के नोट कॉपी में अपडेट कर दो, जो कि रिवीजन के टाइम में बहुत ही हेल्प करेगा। वन मार्कर क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है, जब हम एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे वहां पे मैं और डिटेली आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या एमसीक्यूज पॉसिबल है इस वाला कंडीशंस को लेकर। ठीक है? सो टिल देन जस्ट पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा आप लोग पहले नोट कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स आते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम आके ये वाला लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है? सो जस्ट पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स में। ठीक है? रिलेटेड एग्जांपल्स ऑफ योर एनसीईआरटी। अभी तक हमने बस बेसिक से चीज़ पढ़ा, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसका क्या क्या कंडीशंस रहता है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी उस रिलेटेड जो भी कंडीशंस हमने पढ़ा उसको लेके हम अभी कुछ हमारा क्या देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एक बार एग्जांपल सॉल्व कर ले तो इस रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा अप्लाई एनसीईआरटी में, मतलब एक्सरसाइज में, वो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन बोला है सॉल्व बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं कल ही बोल के रखा था कि अगर जहाँ पे मेंशन किया होगा प्रोसेस का नाम तो वहाँ पे आपको वही वाला पर्टिकुलर प्रोसेस में करना है, बट अगर ओनली लिखा है सॉल्व देन वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। बट हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही करना है, और यहाँ पे वो मेंशन भी कर दिया कि सॉल्व बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए इसको तो पहले आप लोगों को क्या करना है, जनरल फॉर्मेट में रख देना है। तो गिवन जनरल फॉर्मेट मतलब सी को इधर लेके रख देंगे, -46 = 0, ये हो जाएगा 3x + 5y - 74 = 0।
ठीक है। सो दिस आर द जनरल फॉर्मेट यू कैन से, ये आपका जनरल फॉर्मेट हो गया। यहाँ से आपको हमेशा क्या चाहिए, A1 A2 B1 B2 ये सारा कुछ चाहिए आपको, ठीक है। तो पहले हम उसको मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों A1 कितना आ रहा है 2, A2 कितना आ रहा है 3, वैसे B1 कितना आ रहा है 3, B2 कितना आ रहा है 5, वैसे C1 कितना आ रहा है -46 है, साइन के साथ लेंगे। C2 कितना आ रहा है -74। तो ये हो गया आपका A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। इसको मेंशन कर देंगे तो क्या होगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सॉल्व करने के टाइम में। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैं CM मेथड लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमको क्या बोला गया था, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या था, x बाय इज इक्वल टू वाई बाय इक्वल टू 1 बाय, ऐसा कुछ था। तो x जब हम कर रहे थे, तो जब हम x कर रहे थे बच्चों, तो इसको हम ओमिट कर रहे थे, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू -74 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू -74 -5 इंटू -46, 5 इंटू -46, ठीक है। वैसे y का जब करेंगे इसको स्किप कर देंगे, C1 से स्टार्ट करेंगे, -46 इंटू 3, -46 इंटू 3 -2 इंटू -74, 2 इंटू -74 मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ब्रैकेट देके लिख रहा हूँ, 2 इंटू -74। फिर C जब करेंगे इसको ओमिट करेंगे, इसको 2 5 जा डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसको 2 5 जा 10 -3 3 जा कितना 9, 2 5 जा 10 -3 3 जा 9, ठीक है ना। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x बाई और y बाई मिल जाएगा हमको। तो आफ्टर सॉल्विंग विल गेट x बाई 8, ये हो गया आपका -222 प्लस 230 माइनस 222, हाँ 8 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 270, 148 माइनस 138, 10 आ रहा है ना, हाँ। तो y बाई 10 इक्वल टू 1/1, ये तो 1/1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला 1 हो गया। अभी कंपेयर करेंगे, वहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे बाई कंपेयरिंग हमको क्या मिल जाएगा, पहले x को 1 के साथ कंपेयरिंग करेंगे, तो x बाई 8 इक्वल टू 1/1, और वी कैन से x इक्वल टू कितना बच्चों 8। वैसे y बाई 10 इक्वल टू एक साथ लिख देते हैं, और नीचे में जगह नहीं हो रहा मेरा, तो कितना निकल रहा है देखो, x बाई 8 इक्वल टू 1/1, देन x इक्वल टू कितना हो गया 8, और y इक्वल टू कितना हो गया 10। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। x बाई 8 इक्वल टू 1/1, तो x इक्वल टू 8 हो गया, 1/10 इक्वल टू 1/1, y इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। तो x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 10 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी नाइसली बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या करना है, बस आपको ये वाला वैल्यू लिख देना है। अगर ये वाला वैल्यू नहीं भी लिख रहे हो तो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कभी कभी प्लस माइनस का दिक्कत होता है, ऐसा लिख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले x बाई जब करेंगे इसको ओमिट कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -74 -5 इंटू -46। फिर y बाई की जब करेंगे b1 और b2 को ओमिट कर देंगे, मीन्स छुपा देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉट फ्रॉम दिस, यहाँ से c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। फिर 1 बाई जब करेंगे इसको ओमिट कर देंगे, a1 इंटू b2 माइनस b2 इंटू a1। फिर उसको सॉल्व करके वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू को पुट करने से x बाई हमारा निकला 8, y बाई 10 एंड 1/1 निकला ना। तो उसको कंपेयर करेंगे तो x बाई 8 इक्वल टू 1/1, देन x इक्वल टू 8 मिल गया, और y बाई 10 इक्वल टू 1/1, दैट इज y इक्वल टू 10। तो इन दिस वे यू कैन हैव आवर x इज इक्वल टू कितना बच्चों 8 एंड y इज इक्वल टू 10 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आपका मिला x इक्वल टू 8 and y equal to 10 is our required solution. Is that clear bachcho? So this is the concept, and in this way we can solve these questions very nicely, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। वो बोला है फॉर which value of p does the pair of equation have unique solution।
तो यूनिक सोल्यूशन बोला, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत मतलब ये भी नहीं लिखा, क्वेश्चन ही नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड में बोला है कि x प्लस पी वाई के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला है 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दीज आर द मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहाँ से कि हमको एक पहला में प्रूफ करना है इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, एंड सेकेंड में प्रूफ करना है इट हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सो फॉर व्हाट विल पी का ऐसा कौन सा वैल्यू के लिए द सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन, और यहाँ पे के का कौन सा वैल्यू के लिए वी हैव इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो अगर आपको क्या चाहिए, यूनिक सोल्यूशन चाहिए, यूनिक सोल्यूशन चाहिए, सो देयर इज अ कंडीशन, कल हमने डिस्कस किया था। सो a1 by a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। आई होप ये वाला क्लियर होगा आप लोगों का। तो a1 by a2 बच्चों कितना है, देखो 4 by 2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, p by 2। ठीक है, a1 by 2 ये है, 4 by 2 इज नॉट इक्वल टू p by 2 मीन्स b1 by b2, p by 2। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2p इज नॉट इक्वल टू 8, जैसे होता था वैसे होगा। तो p इज नॉट इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4। तो वो क्या बोला था, वो बोला था कि p का ऐसा कौन सा वैल्यू के लिए वो हमको यूनिक सोल्यूशन देगा, p का ऐसा कौन सा वैल्यू के लिए वो हमको यूनिक सोल्यूशन देगा। बट हमको क्या मिला, p का वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 मिला। तो सारा जगह में वो उसका यूनिक सोल्यूशन देगा, बट p जब 4 हो जाएगा वहां पे वो नहीं देगा। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे फिर वहां पे हमारा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द given pair of equation will have an unique solution for all value of p एक्सेप्ट p इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आया, मतलब सारा वैल्यू के लिए वो क्या करेगा, यूनिक सोल्यूशन देगा, बस किसको छोड़ के, 4 को छोड़ के। डन बच्चों, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो बस आपको कंडीशंस याद रखना है, कंडीशंस क्या हो रहा है उसको बस याद रखना है कि ये कंडीशन में हमको ये वाला वैल्यू पुट करना रहेगा, ये वाला कंडीशन में हमको ये वाला कंडीशन पुट करना रहेगा। बस उतना करेंगे तो आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द कंडीशन कि यूनिक सोल्यूशन था, इसीलिए a1 by a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 by b2 हुआ। वहां से हमने जब रिलेट किया तो p इज नॉट इक्वल टू 4 निकला। तो p को 4 छोड़ के बाकी सारा में वो यूनिक सोल्यूशन देगा, बट 4 में नहीं देगा क्योंकि p हमारा नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। वैसे ही सेकंड बार एग्जांपल देखो, यहाँ पे बोला इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस विल बी देयर। सो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए बच्चों क्या होता था, देखो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये होता था आपका कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर तीनों का तीनों सेम हो जाता था वहां पे हमको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलता था। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे अच्छे से, तो a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, a1 by a2 कितना है, देखो k by 12 इक्वल टू b1 by b2 कितना है, 3 by k, y का कोफिशिएंट है 3 by k इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे कौन है, माइनस के प्लस 3 में एक साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया माइनस के।
ठीक है, तो यहां से कंपेयर करके आपको k का वैल्यू को निकालना है, यहां से कंपेयर करके आपको k का वैल्यू को निकालना है। चेक करते हैं फिर। अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं, मैं ये दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, पहला दोनों का, तो क्या मिल रहा है देखो, k स्क्वायर इक्वल टू 36, देन k विल बी हाउ मच, प्लस माइनस 6। अगर k स्क्वायर इक्वल टू 36 हुआ तो k विल बी हाउ मच बच्चों, प्लस माइनस 6 हुआ। अगर मैं ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हूं तो k कैंसिल, k इक्वल टू कितना निकल रहा है, 3 प्लस 3 दैट इज 6। तो पहला कंडीशन में k इक्वल टू प्लस माइनस 6 निकला, दूसरा कंडीशन जब हम सेटिस्फाई किए तो k इक्वल टू 3 प्लस 3 6 निकला। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो सेम वैल्यू कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। So for the value of k that satisfy both the conditions, both the condition कौन सेटिस्फाई कर रहा है, k इक्वल टू 6, जो कि यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे, क्योंकि माइनस अगर लेंगे तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, मतलब सेकंड वाला के लिए। तो हमको ऐसा वैल्यू लेना है जो कि दोनों में ही सेटिस्फाई कर रहा है, और वो वैल्यू है हमारा 6, जो कि पहला में भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों को लेने से, ये दोनों को लेने से भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू k इक्वल टू 6, ठीक है। तो k इक्वल टू 6 के लिए हमारा जो ये रहेगा, ये हमेशा एक क्या हमको देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, ठीक है। मतलब ऐसे करके कंडीशंस को आपको देखना है कि वो वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन बोला है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोला है, और एक जो हो गया आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में हमारा a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो सारा को आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा कंडीशन बोला है, कौन सा कंडीशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, वैसे देख के ही आप लोग कंपेयर करना है। कंपैरिजन करने के बाद जाके हमको जो भी पर्टिकुलर वैल्यू पूछा होगा उसका वैल्यू को निकालना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल बच्चों, आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपका अभी। तो पहला वाला एग्जाम्पल में हमने एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब किया सॉल्विंग, आई एम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड पे हमने एक ऐसा किया कि p का वैल्यू निकालना था जहाँ पे कि उसका यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, एंड सिंस यूनिक सोल्यूशन इज देयर दैट मीन्स हम उसका यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन अप्लाई करेंगे। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या था कि a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2। और थर्ड एग्जांपल में k का वैल्यू निकालना था जहाँ पे कि वो बोल रहा था कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस वो हमको देगा, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस देगा मतलब हमारा क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 मस्ट बी इक्वल टू c1/c2। ये तीनों का तीनों सेम हो तभी जाके हम बोल सकते हैं कि वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो बस हमने कंपेयर कर दिया, a1/a2 हो गया k/12, यहाँ पे हो गया 3/k इक्वल टू -k प्लस 3/-k। तो जब कंपेयर किया, पहला दोनों को कंपेयर किए, वहां से मेरा +-6 निकला, बट जब हम 3/k को इसके साथ किए सेकंड और थर्ड को, यहाँ पे ओनली 6 निकला, ठीक है ना। हम इसको इसके साथ भी कर सकते थे, मतलब हमारा कॉमन वैल्यू जो निकला वो 6 निकला, पहला में +-6 निकला, सेकंड में 6 निकला, तो कॉमन वैल्यू 6 हो रहा है। तो हमको कॉमन वैल्यू लेना है कि जहाँ पे कि दोनों में यूज सेटिस्फाई करना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे जो k का वैल्यू हुआ कितना मिला बच्चों, 6 मिला। सो इन दिस वे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड, एंड जस्ट that's all for your example part. Then directly we'll move on to the exercise 3.5 problems and देखते हैं वहाँ पे कैसा टाइप का प्रॉब्लम है। बिफोर दैट जस्ट पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा आप लोग पहले नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अभी आते हैं हम हमारा एक्सरसाइज 3.5 में। अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 3.5 का एक्सरसाइज जो है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का एक पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, तो अभी तक हमने बस बेसिक्स पढ़ा था उसका, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे उसको यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था, और कुछ कंडीशंस था जिसमें कि हम उसको चेक कर रहे थे उसका सॉल्यूशंस के बारे में, कि उसका यूनिक सोल्यूशन निकल रहा है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस निकल रहा है या फिर नो सोल्यूशंस निकल रहा है, ठीक है। वो 3 कंडीशंस था। फिर हमने उसका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल्स किया, लाइक फर्स्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल किया, फिर हमने चेक किया p और k का वैल्यू निकाल के कि जब यूनिक होता है तो कैसे निकालेंगे, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो कैसे निकालेंगे। तो अभी तक का यही मतलब किए हैं हमने। अभी क्या करेंगे ना, उस रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी लेवल का 3.5 एक्सरसाइज का, उसको 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन में देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, जिसके पास बुक है 62 पेज में वो गिवन है, और जिसके पास बुक नहीं है
आप लोग चेक कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर का क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज हम अभी कर रहे हैं। तो वहां पे पहला क्वेश्चन जो है मेंशन किया गया है, दैट इज पहला क्वेश्चन जो मेंशन किया गया है वो क्या बोल रहा है, चेक करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो बोल रहा है कि पहले तो आपको चेक करना है 1 by 1 कि कौन सा आपका यूनिक सोल्यूशन हो रहा है, कौन सा आपका नो सोल्यूशन हो रहा है और कौन सा आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो रहे हैं। और अगर यूनिक सोल्यूशन हो रहा है तो उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके उसका वैल्यू को सोल्यूशन को निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक बिट बच्चों मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी बिट आप लोग खुद से उसको ट्राई कर सकते हैं। पहला बिट का क्वेश्चन है, बोला है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में बोला है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड बिट में बोला है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे हमारा a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम चेक करेंगे अच्छे से तो a1 आपका मिल रहा है 1, a2 आपका मिल रहा है 3। हमको चेक करने बोला है कि वो क्या दे रहा है, मतलब किस टाइप का सोल्यूशन दे रहा है। b1 इक्वल टू दे रहा है माइनस 3, b2 इक्वल टू दे रहा है माइनस 9, c1 इक्वल टू दे रहा है माइनस 3, c2 इक्वल टू दे रहा है माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या कंसिडर करने मिल रहा है, हियर वी हैव हमको क्या मिल रहा है, चेक करो बच्चों कि a1 by a2 1 by 3 is equal to b1 by b2 that is minus 3 by 9 but which is not equal to c1 by c2। ये हमको दे रहे हैं, कैसे चेक करो, जैसे कि यहाँ पे है आपका 1 by 3, यहाँ पे है आपका माइनस 3 by माइनस 9, यहाँ पे है आपका माइनस 3 by माइनस 2। तो ऑब्वियसली ये दोनों तो इक्वल हो रहा है बट ये अनइक्वल हो रहा है, क्योंकि माइनस 3 by माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 1 by 3, क्योंकि ये माइनस 1 by माइनस 3 को कट करने से जब हम माइनस 3 एंड माइनस 9 को कट करेंगे तो 1 by 3 निकलेगा। पहला वाला भी 1 by 3 में ही है, बट सेकंड वाला जो है, थर्ड वाला जो है माइनस 3 by माइनस 2 आ रहा है, जो कि a1 by a2 और b1 by b2 के साथ इक्वल नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। देयरफॉर द गिवन पेयर हैव नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन का भी अप्लाई होता है जबकि नो सोल्यूशन होता है, मतलब पहला दोनों सेम होता है बट आखिरी वाला जो है c1 by c2 उसका जो रेशियो है वो अनइक्वल होता है a1 by a2 और b1 by b2 से। तो इन दैट केस a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोग का नो सोल्यूशन को। ठीक है, तो ऐसा करके बाकी आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन बिट 2 बिट 3 बिट 4 को करना है। ठीक है, खुद से वो बोला है कि जहां पे यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, यूनिक सोल्यूशन में a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में तीनों का तीनों रेशियो सेम होता है, लाइक a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। और इन नो सोल्यूशन में क्या होता है ना, पहला दोनों सेम रहता है बट आखिरी c1 by c2 इज नॉट इक्वल होता है, लाइक a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तो ऐसे टाइप का आपको चेक करना है बिट बाय बिट, बिट 2 बिट 3 एंड बिट 4 को, जहां पे यूनिक सोल्यूशन निकलेगा वहां पे आपको सॉल्व करना है, बाकी अगर नहीं निकल रहा है उसको छोड़ देना है। ठीक है, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज एग्जांपल में करके रखा है, उसका 2 का बिट 1 भी हो जाएगा, बिट 2 भी हो जाएगा, इसको खुद से ट्राई करेंगे। बिट 2 में बोला है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो कंपेयर करके पहला बिट में आपको a एंड b का वैल्यू निकालना है, दूसरा बिट में आपको k का वैल्यू निकालना है। सो हमने ऑलरेडी एग्जांपल में करके रखा है उस टाइप का, सेम टाइप का प्रॉब्लम, तो उसको आप लोग चेक कर सकते हो और खुद से ट्राई कर सकते हो। बस कंडीशन याद रहना चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन में a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2,
इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में आपका तीनों का सेम होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, एंड नो सोल्यूशन में a1/b2 इक्वल टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल टू कितना होगा, c1/c2 होगा। सो दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको एक बार सब्स्टिट्यूशन में करना है, एक बार आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना है। तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन तो हमने करके रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आज के वीडियो में मैंने आपका लेक्चर, आज का लेक्चर का एग्जांपल नंबर 1 करके दिखा दिया था। तो सेम टाइप का आपको उसको करना है। तो मैं उसको भी नहीं कर रहा क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो मैं बेकार में इसको क्यों करूंगा, क्योंकि आप लोग नहीं करोगे तो प्रैक्टिस में छूट जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो 3 नंबर भी आप लोगों के लिए 3 नंबर भी हो जाएगा। तो 2 एंड 3 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑन 1 का जो जितना रेस्ट बीट रह गया वो आपको करना है, एंड 2 एंड 3 का क्वेश्चन को आपको करना है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, और जो सेम मतलब सिंपल क्वेश्चन आर देयर, दैट इज वाई मैंने उसको होमवर्क दे दिया। बाकी अभी 4 नंबर जो में आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, जैसे वर्ड प्रॉब्लम मैंने पिछला लेक्चर 2 लेक्चर में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम को सारा बिट करके दे दिया था। कहाँ तक देता हूँ मैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, जितना तक आप लोगों को चाहिए, मतलब फॉर्मेटिंग तक मैं दे दूंगा आप लोगों को, कन्वर्ट करके दे दूंगा। बाकी सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोगों को खुद से करना है, और सॉल्विंग वाला पार्ट तो ऑब्वियसली कर पाओगे क्योंकि मेथड मैंने अच्छे से समझा दिया, तो सॉल्विंग वाला पार्ट भी अपने आप से हो जाएगा। मतलब बच्चों का ज्यादा डाउट रहता है कन्वर्सन में, मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एक वर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसी में बच्चों को ज्यादा मतलब कंफ्यूजन रहता है। तो पहले उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर हम जाएंगे सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अभी आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको कि आप लोगों को कन्वर्सन सीखना है। तो बहुत मतलब पहले से भी लेक्चर मतलब पहला लेक्चर से भी मैंने बता के रखा है कि ये वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कन्वर्सन करके उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना। एक बार आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया तो बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड यू कैन सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बट मेन बात बच्चे जहां पे रॉन्ग करते हैं दैट इज द कन्वर्सन, मींस एक वर्ड प्रॉब्लम से उसका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट को बनाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और वो अगर आप लोग सही से नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग का मार्क वहां पे जा रहा है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का अभी स्क्रीन में आ रहा होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस वो बोला है। ठीक है, इफ एग्जिस्ट। पहला बिट में आता है, 4 का बिट 1 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जिसके पास बुक है अच्छी बात है, जिसके पास बुक नहीं है यहाँ पे स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, तो अच्छे से डिफाइन करेंगे इसको। बोल रहा है कि ए पार्ट ऑफ ए मंथली चार्जेस इज मिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। मतलब एक फिक्स चार्ज रहता है जो कि देना पड़ेगा आप लोगों को हॉस्टल में, और बाकी जितना दिन आप लोगों ने खाएंगे, जितना दिन आप खाएंगे उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, उसको देना है। ठीक है, तो व्हेन ए स्टूडेंट ए, 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। तो पहले हम क्या करते हैं ना, let the fixed charge be rupees X and let the cost of food per day, let that food be कॉस्ट ऑफ फूड पर डे विल बी वाई। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस को मैंने एक्स लगा दिया, जो कि उनको देना ही है सब, मतलब जो भी खाएंगे फिक्स चार्ज तो उनको देना है, बाकी डिपेंड कर रहा है कि आप लोग कितना दिन खा रहे हो। ठीक है, तो फॉर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मतलब दो यहाँ पे आदमी है। ठीक है, 2 स्टूडेंट है, वन इज योर स्टूडेंट ए another is your student B। ठीक है, तो A के लिए पहले पढ़ते हैं उसका स्टेटमेंट कि when a student A takes food for 20 days, ठीक है, C has to pay 1000। तो फिक्स चार्ज तो बच्चों दोनों को ही देना पड़ेगा ना, X अमाउंट जो है वो दोनों को देना पड़ेगा। हॉस्टल में रुके मतलब उन लोगों को X अमाउंट तो देना पड़ेगा, बाकी डिपेंड कर रहे हैं कितना दिन हो रहा है। जैसे कि ये 20 दिन रहा है तो 20 इंटू वाई पर डे, एक दिन में अगर वाई रुपीज दे रहा है तो 20 दिन में कितना देगा, 20 वाई रुपीज, और टोटल वो अमाउंट कितना पे किया है, 1000। सो एक्स इज द फिक्स चार्ज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज द फिक्स चार्ज, दिस इज द कॉस्ट पर डे, सी बाई डी है कॉस्ट पर डे, और दिस इज द टोटल चार्ज। अभी पूरा समझ में आ जाएगा। फिक्स चार्ज एक्स तो हमको देना ही है, और ए कितना दिन खाया है, मतलब कितना दिन वो मिल लिया है 20,
20 दिन में, तो x फिक्स चार्ज x देगा वो कॉस्ट प्लस 20 इंटू वाई, क्योंकि एक दिन का y रुपीज कॉस्ट करते हैं, तो 20 डेज का 20y हो गया और टोटल उपयोग पे किया है 100, तो x प्लस 20y इक्वल टू 100 इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन वी हैव। b का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। b बोल रहा है वेयर इज द स्टूडेंट b हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, ये 26 दिन के लिए फूड लिया था, मतलब खाया था, तो फिक्स चार्ज तो उसको x देना पड़ेगा। फिर जो पर डे, मतलब एक डे में अगर y है तो 26 डे में वो 26y कॉस्ट पे करेगा एंड टोटल वो पे किया है 1180 रुपीज। क्लियर है? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मिल गया हमको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया। वन इज योर x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और एक मिल गया आपको x प्लस 26y इक्वल टू 1180। ठीक है, ये फिक्स चार्ज x था, तो x फिर 20 डे था तो 20y इक्वल टू 1000 जो कि a का पेमेंट था, और b का पेमेंट x तो फिक्स चार्ज देगा, और 26 डे वो मिल लिया था तो 26 इंटू y, और टोटल पेमेंट किया था वो 1180। सो x प्लस 20y इक्वल टू 1000 इज द इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 26y इक्वल टू 1180 इज द इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये अगर लीनियर इक्वेशन हमको मिल गया बाय यूजिंग दोज टू इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन वी कैन फाइंड द रेस्पेक्टिव x एंड y। और अगर x मिल जाएगा, अगर हमको x मिल गया तो हमको क्या मिल जाएगा, फिक्स चार्ज मिल जाएगा, और हमको y मिल गया तो कॉस्ट पर डे भी मिल जाएगा। वही हमको पूछा है, लास्ट में पूछा है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो x अगर मिल गया आफ्टर सॉल्विंग देन विल गेट द व्हाट फिक्स चार्जेस, एंड इफ y मिल गया देन विल गेट द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। खत्म। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बच्चों 4 नंबर का 1 नंबर आई होप कि इसको कर लेंगे। फिर बाकी आपको करना है, मैंने बोला था आपको लीनियर तक करवा दूंगा, मैं लीनियर तक करवा दिया, बाकी उसका सोल्यूशन मतलब बाकी का सोल्यूशन आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, सो दिस इज योर बिट 4 नंबर 1 एंड आई होप ये वाला पूरा कंप्लीट है। अभी बिट 2 में आते हैं। बिट 2 में क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन आ रहा होगा अभी स्क्रीन में। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. इस टाइप का क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन में भी किया था, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन में भी किया था। ठीक है, तो लेट हम क्या करते हैं बच्चों, लेट द न्यूमरेटर, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंसीडर कर लो। डिनोमिनेटर, तो लेट द x न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर y, तो देयरफॉर फ्रैक्शन, पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, पहले फ्रैक्शन को लिख देना। तो फ्रैक्शन विल बी हाउ मच, x बाई वाई। ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर हुआ x, डिनोमिनेटर हुआ y, तो फ्रैक्शन विल बिकम कितना, x बाई वाई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन मिल गया। अभी कंडीशंस में आते हैं। कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, दो कंडीशन जो गिवन है वो दो कंडीशन को अगर देखेंगे अच्छे से, तो पहला कंडीशन में बोला ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो अगर सब्ट्रैक्टेड मतलब x न्यूमरेटर ना, हाँ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, y को कंसीडर नहीं करें क्योंकि डिनोमिनेटर का कुछ नहीं दिया, एंड इट बिकम्स 1/3। क्लियर है बच्चों? तो x माइनस 1 बाई वाई, क्योंकि वो बोला है कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो x माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1/3 हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है देखो, 3x माइनस 3 इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 इक्वल टू y, सो दैट इंप्लाइज 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन बच्चों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दैट इंप्लाइज, इसको अगर अच्छा से लिखेंगे, 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए व्हाट लीनियर इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमको मिल गया पहला स्टेटमेंट से। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है देखो, इट बिकम्स 1/4, 1/4 वो बन जाता है, कब बनता है, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो अभी न्यूमरेटर को नहीं पकड़ेंगे, अभी डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे। y प्लस 8 बोल रहे हैं, मतलब 8 अगर y में ऐड कर रहे हैं, मीन्स डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं, इट बिकम्स 1/4। वो बोल रहे हैं ये हो जाएगा आपका 1/4। तो कितना हो जाएगा देखो बच्चों, 4x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो y प्लस 8 होगा ना, माइनस कर देंगे एक साथ में ही, तो 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। सो मिल गया आपको दो इक्वेशन, लेट दिस इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस इक्वेशन नंबर 2। तो आप लोगों को रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट यूज करके हमारा दो ठो लीनियर इक्वेशन निकाल दिया। अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन फाइंड आउट x एंड y। तो x एंड y अगर मिल गया तो हमारा आंसर निकल जाना चाहिए, बट
बच्चे वहीं पे गलत कर देते। एक्स वाई हमको नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे लास्ट सेंटेंस में पूरा क्लियरली मेंशन किया है, फाइंड द फ्रैक्शन बोला है। तो हमको यहां से क्या मिलेगा, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट एक्स एंड वाई, हमको एक्स एंड वाई मिलेगा, बट एक्स वाई हमको नहीं चाहिए, हमको फ्रैक्शन चाहिए। मान लो x इक्वल टू 2 निकला, y इक्वल टू 3 निकला, तो दैट इज नॉट द आंसर, बट अवर आंसर विल बी फ्रैक्शन लिखना है। देयरफॉर अगर मान लो x इक्वल टू 2 तो फ्रैक्शन विल बी 2/3, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो अगर आप लोग ओनली 2, 3 तक ही लिख रहे हो तो दैट इज नॉट द परफेक्ट आंसर। तो आप लोगों को फ्रैक्शन जहां पे बोला है तो आपको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रखना है। तो अगर मान लो 2, 3 निकला एक्स एंड वाई, तो वी हैव टू राइट फ्रैक्शन इक्वल टू 2/3, वरना आपका हाफ या 1 मार्क कट रहा है। ठीक है, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस, बिट 1 एंड बिट 2, एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा बच्चों आप लोगों का। बहुत ही क्लियरली मैंने समझा दिया है। बाकी सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोगों का है, मैंने 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दिया, इसको बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग सॉल्व करके रेस्पेक्टिव एक्स एंड वाई निकालना है। अगर एक्स निकल जाएगा तो न्यूमरेटर निकल गया, अगर वाई निकल जाएगा तो डिनोमिनेटर निकल जाएगा, देन फ्रैक्शन विल बी एक्स बाई वाई, तो जो भी निकला होगा उसको बस डिवाइड के फॉर्मेट में लिख देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर बिट 1 एंड बिट 2, एंड आई होप ये वाला बच्चों कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है अभी। देन अगर क्लियर है देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है इसमें उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाते हैं। ठीक है, देन जस्ट पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी बिट 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बिट 3 मींस 4 का बिट 3 आप लोग स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। क्वेश्चन बोला है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर का यहाँ पे दिया है, तो लेट द राइट आंसर be x and let the wrong answer be y। let the right answer be x and let the wrong answer be बच्चों कितना y। ठीक है, तो यस क्या करता है, मतलब यस का जो स्कोर है, 2 बच्चे हैं यहाँ पे, वन इज योर यस, अनदर वन इज योर वही यस ही है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, तो यस में नहीं लिख रहा, 2 बच्चे होते तो दोनों का नाम लिखते, यहाँ पे उसी का ही मार्क दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन बच्चों क्या बोला है, देखो बोला है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, सो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क अवॉर्ड किया जा रहा है और हर एक मार्क के लिए उसको 1 मार्क रिड्यूस किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली सो द इक्वेशन विल बी लाइक 3x - 1 इक्वल टू, सब कुछ करने के बाद मतलब 3 मार्क मिलेगा उसको राइट आंसर में और 1 मार्क घटेगा उसको, 1 इंटू वाई मीन्स वाई इक्वल टू टोटल स्कोर उसका कितना हुआ 40 हुआ। इज दैट क्लियर? एक्स हमारा राइट आंसर के मैंने लिया था, रॉन्ग आंसर के लिए वाई लिया था, तो हर एक राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क अवॉर्ड कर रहा है। तो एक आंसर राइट आंसर में x, तो 3 मार्क अगर मिलेगा तो 3x हो गया, और एक रॉन्ग आंसर के लिए उसको y कटता है, मतलब डिडक्ट होता है, तो एक ही, और उसका क्वांटिटी कितना है 1 मार्कर है क्वेश्चन, तो 1 इंटू वाई हो गया। तो वो बोल रहा है, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1 मार्क कटता है उसका हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, तो 1 इंटू वाई, एंड उसको टोटल कितना मिला है 40 मार्क्स मिला है। फिर बोला है सेकंड सेंटेंस में, हैड 4 मार्क बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। वो बोल रहा है कि राइट आंसर के लिए अगर आप लोग उसको 4 मार्क देते, दैट मीन्स 4y, एंड एक रॉन्ग आंसर के लिए उसको 2 मार्क डिडक्ट करते, तो ही वुड हैव बीन स्कोर्ड कितना बच्चों 50। ही वुड हैव बीन स्कोर्ड कितना बच्चों, वो रख पाता, अगर वैसा होता तो वो शायद ऐसा रख पाता। ठीक है, सो दैट इज योर राइट आंसर फॉर दिस, दैट इज फॉर योर रॉन्ग आंसर, माइनस करेंगे, एंड दिस इज योर टोटल मार्क। ठीक है, सो पहला कंडीशन में क्या बोला गया था, अगर 3 मार्क उसको करेक्ट आंसर के लिए मिला और 1 मार्क उसको रॉन्ग आंसर के लिए कट रहा है, टोटल स्कोर उसका कितना है 40 है। बट अगर आप लोग उसको 4 मार्क प्लस 4 मार्क्स राइट आंसर के लिए देते और अगर रॉन्ग होता तो उसको 2 मार्क डिडक्ट करते, तो 2 इंटू वाई, तो -2 इंटू वाई, तो ही वुड हैव बीन स्कोर्ड कितना 50। सो उसका स्कोर कितना होता है 50।
तो पहला इक्वेशन मिल गया आपको 3x minus y equal to 40, दूसरा इक्वेशन मिल गया 4x minus 2y equal to 50. So in this way we have our two linear equation, pair of linear equation. Just go and solve these two linear equation to get the respective x and y. और अगर x and y मिल गया, लास्ट में क्या पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. तो यहाँ पे आपको x मिल गया होगा, y मिल गया होगा, सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी, वो पूछा है टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर. सो टोटल नंबर क्वेश्चंस विल बी, जो x और y निकल गया होगा और x प्लस y कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर. ठीक है बच्चों, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो राइट आंसर का x लेते हैं, रॉन्ग आंसर का y लेते हैं, तो टोटल नंबर क्वेश्चन पूछा है तो ऑब्वियसली x y मिल जाएगा, तो टोटलिंग कर देंगे, x और y जितना भी निकला हो उसको ऐड कर देंगे, जो भी निकलेगा दैट विल बी द परफेक्ट आंसर. सो दैट्स ऑल फॉर योर बिट 3 एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर है पूरा अच्छे से. अभी आते हैं बिट 4 वाला क्वेश्चन में. ठीक है, बिट 4 में आते हैं क्वेश्चन में. बिट 4 का क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार रीड करेंगे उसको. ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन में. बोला है कि प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, फुल स्टॉप. इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours. ठीक है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour. हाउ, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स. क्लियर है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग बोल सकते हैं इसको. तो टू प्लेसेस आर देयर, वन प्लेस इज ए, अनदर प्लेस इज बी. ठीक है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. वन प्लेस इज ए, अनदर प्लेस इज बी. ठीक है, सो टू प्लेसेस आर देयर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज हाउ मच बच्चों, 100 किलोमीटर. ठीक है, तो वो बोला कि पहला सिचुएशन में बोल रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी. तो एक कार स्टार्ट किया ए से, यहां से स्टार्ट किया, और एक स्टार्ट किया बी में. ठीक है, एंड वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम में निकला. इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर में जा रहा है, ये भी इधर में जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन भी राइट साइड में, इसका डायरेक्शन राइट साइड है. सो दे विल मीट आफ्टर 5 hours बोल रहा है. एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वो लोग 5 घंटा के बाद मीट करेंगे, 5 घंटे के बाद मीट करेंगे. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, स्पीड को x और y के फॉर्मेट में कैलकुलेट कर दे रहा हूँ. तो लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ध्यान से समझो, is x किलोमीटर पर आवर. क्लियर, एंड let the speed of the car starting from B, जो B पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, let the स्पीड विल बी y किलोमीटर पर आवर. ध्यान से समझो, जो कार A से निकला, ये वाला कार A से निकला है ना, दिस कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम A, दिस कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम B. ठीक है, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स जो डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट स्पीड दोनों का अलग अलग होगा. ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि 5 घंटे के बाद वो एक जगह में मीट करेंगे. अगर सेम स्पीड में जाएंगे तो वो मीट ही नहीं करेंगे ना, वो भी जा रहा होगा, ये भी जा रहा होगा, ये भी जा रहा होगा, ये भी जा रहा होगा. बट ये थोड़ा सा स्लो जा रहा है, ये थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, तभी जाके ना एक जगह में वो मीट करेंगे. अगर सेम स्पीड में जाएंगे तो ये जितना डिस्टेंस जाता रहेगा, ये भी उतना डिस्टेंस जाता रहेगा, मतलब उनके अंदर का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. तो ऑब्वियसली ये यहाँ से एक बात पता चला है कि x का स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा है, y का स्पीड थोड़ा सा कम. मतलब जो कार A से स्टार्ट कर रहे हैं उसका स्पीड x हमने लिया है, तो ये कार का स्पीड कितना लिया है हमने, x किलोमीटर पर आवर, और ये कार का स्पीड कितना लिया है हमने, y किलोमीटर पर आवर. ध्यान से समझो. अभी मुझे बताओ, ठीक है, पहला सिचुएशन को लेते हैं. तो मैंने यहाँ से जो कार, आई होप सबको समझ में आ गया, जो कार A से स्टार्ट हुआ है उसका स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर लिया. जो कार Y से स्टार्ट हुआ है, जो कि सेम डायरेक्शन में जाएगा, उसका स्पीड को हमने क्या लिया, y किलोमीटर पर आवर लिया है. अभी मुझे बताओ बच्चों, कार एट A, मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ. एक लिख दे रहा हूँ कार एट B
और एक लिख दे रहा हूं कार एट बी, ठीक है। तो इसका स्पीड, सो S1 लिख रहा हूं, इसका स्पीड को S2 लिख रहा हूं, मीन स्पीड 1 एंड स्पीड 2। तो इसका स्पीड कितना है बच्चों, x है, इसका स्पीड कितना है, y है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। T1 टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है बच्चों, इसको भी 5 घंटा लग रहा है, इसको भी कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, क्योंकि सेम टाइम में वो लोग स्टार्ट किए थे। ध्यान से देखो, वहां पे एक सेंटेंस लिखा है, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट ए डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर एट सेम टाइम। उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो इसका स्पीड हमने x लिया, टाइम कितना टेकन लिया, उस मतलब कितना घंटा लगा उसको, 5 घंटा। ये y स्पीड में गया, लेकिन उसको भी कितना घंटा लगा, 5 घंटा लिया। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सो d1 विल बी हाउ मच बच्चों, बताओ तो। d इज इक्वल टू कितना, d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो d2 विल आल्सो इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो s2 इंटू t2। तो व्हाट इज d2 बच्चों, d2 का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 5y ऑब्वियसली, d1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5x ऑब्वियसली। तो ये कार 1 मतलब जो कार A से स्टार्ट हुआ था उसका डिस्टेंस कितना है 5x, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर किया है 5x, और d2 कितना डिस्टेंस कवर किया है 5y। तो अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं ए बी और ये वाला नेमिंग कर दूं सी, तो d1 का डिस्टेंस कितना है, मतलब वो कहां से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट करके सी तक पहुंचा। तो मुझे क्लियर कट क्या पता चल जा रहा है, AC का लेंथ बच्चों कितना है 5, मतलब AC का डिस्टेंस कितना है 5, और D2 मतलब ये यहां से स्टार्ट करके यहां तक गया, मतलब BC, तो BC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चेक कर लो, BC का डिस्टेंस हो जाएगा 5y। क्लियर है कॉन्सेप्ट। पहले मैंने S1 निकाला स्पीड 1, जो कि कार A का, जो कार A से स्टार्ट किया है उसका स्पीड था x, उसको 5 घंटा लगा था वो जगह में पहुंचने के लिए, सी में पहुंचने के लिए। तो डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 5x हो गया उसका स्पीड। तो कितना डिस्टेंस वो कवर किया, ए से स्टार्ट किया था, सी में पहुंचा, तो AC का लेंथ हमने कंसिडर किया। वैसे ही कार जो B से स्टार्ट हुआ उसका स्पीड था y, टाइम टेकन उसको भी 5 घंटा लगा, तो डिस्टेंस कितना वो कवर किया 5y, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 5y मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, दिस डिस्टेंस मतलब BC का लेंथ कितना हो गया 5y हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा AB का लेंथ कितना था बच्चों, AB का लेंथ कितना था 100 था ना, 100 था ना। AB के जगह में हम AB को लाने के लिए मैं लिख सकता हूँ AC माइनस BC, चेक कर लो। AB को लाने के लिए हम पूरा टोटल डिस्टेंस AC से BC को माइनस करेंगे तो AB मिल जाएगा, तो AC माइनस BC इक्वल टू कितना हो गया 100। AC का लेंथ बच्चों कितना मिला 5x, BC का लेंथ कितना मिला है 5y इक्वल टू 100। 5 कॉमन ले लो दोनों साइड से, कितना मिला x माइनस वाई इक्वल टू 5 डिवाइड करने से 100 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 20। सो इन दिस वे we can find out our first linear equation, that is x minus y equal to 20. So this is our first linear equation. क्लियर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, बच्चे नहीं समझ पाते इसको रट्टा मार के चले जाते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमने फिर से मैं बता रहा हूँ, ए से स्टार्ट किया, स्पीड था x, टाइम था 5 घंटा लिया था, तो डिस्टेंस को कवर किया था 5x, मतलब AC का डिस्टेंस हो गया 5x। वैसे कार जो B से स्टार्ट किया उसका स्पीड था y, डिस्टेंस वो भी 5 घंटा लिया था, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ 5y, तो BC का लेंथ हो गया 5y। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोला है कि A और B का डिस्टेंस, उनके अंदर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो AB इक्वल टू 100 किलोमीटर हमने लिख लिया। AB को मैंने लिखा AC माइनस BC, AC का डिस्टेंस माइनस BC का डिस्टेंस करें तो AB मिल जा रहा है, तो AC माइनस BC इक्वल टू 100। AC का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है 5x, BC का वैल्यू 5y, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, तो यहाँ से 5 को मान लेके इधर डिवाइड कर देंगे तो x माइनस y इक्वल टू 20। दिस इज अवर फर्स्ट रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। क्लियर है बच्चों। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऑपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि इधर जाएंगे तो उधर जाएंगे तो मीट ही नहीं करेंगे ना, बट मीट करना है हमको, मतलब ऑब्वियसली सेम से, मतलब अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है कि दे विल मीट इन 1 आवर, तो दे विल मीट इन 1 आवर। तो वहां पे भी वैसे अगर आप लोग उसका स्पीड और डिस्टेंस निकालेंगे तो उस वाले केस में यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, उस वाले केस में क्या हो जाएगा, देखो वहां पे उसका स्पीड कितना हो जाएगा x, t कितना हो जाएगा 1 घंटा, t इक्वल टू 1,
तो D1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा x। इसका वैसा अगर करेंगे तो S2 हो जाएगा y, क्योंकि स्पीड y लिया था, टाइम टेकन इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, T2 इक्वल टू 1 आवर। तो D2 विल बी, डिस्टेंस विल बी y इंटू 1, दैट इज 1। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे दूं P, ठीक है, तो AP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP विल बी x, यहां से मिला AP डिस्टेंस हमारा x मिला, एंड BP विल बी हाउ मच बच्चों, y, क्योंकि 1 घंटा लग रहा है तो 1 इंटू एक्स एक्स होगा, 1 इंटू वाई होगा। तो AP का लेंथ निकला कितना x, BP का लेंथ कितना निकला y। सो देयरफॉर AB का लेंथ बच्चों कितना दिया है 100। तो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो AB मिल रहा है। तो AP प्लस BP इक्वल टू 100 मिला, तो वहां से कितना मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 100। सो दिस इज अवर सेकंड लीनियर इक्वेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बाय व्हिच वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहला जो हम सेम डायरेक्शन में जा रहे थे उसके लिए x माइनस वाई इक्वल टू 20 निकला, बट जब डिफरेंट डायरेक्शन में गए तो ऑब्वियसली यहाँ पे मीट करेंगे, तो ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ कितना निकला, x निकला यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस निकला जो b से स्टार्ट हुआ था उसका y निकला। तो इधर का x और इधर का y, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिल रहा है 100, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ही 100 ही है। तो AP प्लस BP इक्वल टू 100, देन x प्लस वाई इक्वल टू 100। सो इन दिस वे we have our two linear equation. One is your x minus y equal to 20. Second one is your x plus y equal to 100. So by using or by solving these two equations, pair of linear equations, we can have our x and y। और अगर x मिल जाएगा, अगर x मिल गया तो हमको स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम a मिल जाएगा, और जो y मिल जाएगा वो स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम b मिल जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, एंड आई होप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और अगर भी अभी तक नहीं समझ में आया, मतलब एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो आई सजेस्ट कि आप लोग रिवाइंड करके और एक बार उसको देखो, ठीक है। मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दिया, एंड आई होप आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे इसको रट्टा मार के चले थे, डायरेक्टली लिख लेते x माइनस वाई इक्वल टू 20 x प्लस, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ऐसा लिखने से क्या होना, कभी कभी मतलब कंफ्यूजन होगा तो मार्क कट सकता है, तो ऐसा समझ के करेंगे तो मार्क कटने का चांसेस टोटल नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, बिट 3 एंड बिट 4। सो दैट्स ऑल, एंड जस्ट पॉज द वीडियो। जितना भी बच्चों लिखना है उसको थोड़ा सा आप लोग आपके नोट कॉपी में नोट डाउन कर लो। है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो पहले तो उसका लेंथ ब्रेड ले आते हैं। लेंथ, लेट द लेंथ इज x, ब्रेड्थ इज y, ठीक है। सो देयरफॉर बच्चों एरिया कितना होगा बता दो, अगर लेंथ x हुआ और ब्रेड्थ y हुआ तो एरिया विल बी एक्स वाई, ऑब्वियसली, ऑब्वियस सी बात है एक रेक्टेंगल का, एंड दिस इज फॉर द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का अगर लेंथ ब्रेड्थ दे दिया एक्स एंड वाई तो एरिया विल बी एक्स वाई, ठीक है। अभी वो बोला फर्स्ट केस में कि इफ न्यू सिचुएशन 1 मतलब एक सिचुएशन 1 दिया है कि अगर वो बोल रहा है कि लेंथ को रिड्यूस किया जाए 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ को इंक्रीज किया जाए 3 यूनिट, तो उसका जो एरिया होगा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। अच्छा, तो न्यू लेंथ कितना हो रहा है, लेंथ को रिड्यूस्ड किया जा रहा है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, तो लेंथ था कितना x, तो वो हो जाएगा x माइनस 5। न्यू ब्रेड्थ कितना है बच्चों, न्यू ब्रेड्थ का क्या कंडीशन दिया है, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ब्रेड्थ हमने y लिया था तो y प्लस 3। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा बताओ, न्यू एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ये हो जाएगा न्यू एरिया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो भी एरिया निकला, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया था वहां से 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, तो एरिया कितना निकला x माइनस 5 होल इंटू वाई प्लस 3, दैट विल बी जितना था, कितना था उसका xy था, उससे 9 कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। क्लियर है। तो पहले मैंने न्यू लेंथ लिया x माइनस 5 क्योंकि रिड्यूस किया जा रहा है,
ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज किया जा रहा है तो y प्लस 3, तो न्यू एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेड दैट इज x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब वो एरिया को ऐसे हो रहा है तो वो ओरिजिनल एरिया से 9 कम हो जा रहा है, तो एक्स वाई माइनस 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये तो लीनियर में नहीं है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। ठीक है, तो दोनों साइड से xy कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा कितना बच्चों 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस 9 वजह से प्लस 9 हो गया, तो हो गया कितना 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 माइनस 50 प्लस 9 कितना हो रहा है बच्चों प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो लेट दिस बी अवर इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? तो था हमारा लेंथ x, था हमारा ब्रेड्थ y, तो एरिया भी हो गया था xy। बट सिचुएशन 1 के अनुसार क्या बोला, लेंथ को रिड्यूस किया गया 5 यूनिट्स, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो एरिया ऑब्वियसली लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा। बट जो भी एरिया निकला वो ओरिजिनल एरिया से क्या बोल रहे हैं, इट इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, मतलब ओरिजिनल एरिया जो xy था उससे 9 कम है, रिड्यूस हो रहे हैं, तो xy माइनस 9। तो उसको सिंप्लीफाई करके वहां से हमको क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन मिल गया। तो xy 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इज अवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अभी बच्चों क्या करेंगे, सिचुएशन 3 में आएंगे, इस इक्वेशन 2 में आएंगे। सिचुएशन 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी न्यू लेंथ क्या होगा, मतलब यहाँ पे भी एक लेंथ गिवन है और एक न्यू ब्रेड्थ भी ऑब्वियसली होगा। मैं पहले लिख देता हूँ, न्यू लेंथ, न्यू ब्रेड्थ, न्यू एरिया फिर हो जाएगा कुछ एक। तो न्यू लेंथ कितना दिया, सेकंड सिचुएशन को देखेंगे। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, तो इंक्रीज करेंगे लेंथ को 3 यूनिट एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, मतलब ब्रेड्थ को भी इंक्रीज ही करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज नहीं करेंगे। लेंथ को भी 3 इंक्रीज कर देंगे, ब्रेड्थ को भी 2 इंक्रीज कर देंगे। सो द एरिया इंक्रीज बाय 67। तो एरिया पहले निकाल तो दो कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है आपका x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, तो ये जो एरिया निकलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि एरिया जो होगा वो ओरिजिनल एरिया से, तो एरिया जो निकला कौन सा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, जो भी एरिया निकला वो जो ओरिजिनल एरिया से 67 ज्यादा होगा। तो जो था xy उससे 67, जैसे यहाँ पे 9 रिड्यूस हुआ था, यहाँ पे 67 ज्यादा हो रहा है। द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फिर, ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा 3y प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। तो यहाँ से xy कैंसिल, तो बचा कितना बच्चों, ये हो गया 3x प्लस ये हो गया आपका कितना, अच्छा ये सॉरी ये 3y में है ना, तो पहले x को रखते हैं। तो पहले हो गया आपका कितना 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67, तो माइनस 61 इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट आवर second linear equation, that is 2x plus 3y minus 61 equal to 0, and let this be equation number 2. So in this way solve the equations, solve the pair of linear equation, solve the pair of linear equations to get x and y आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करके फिर लास्ट में पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशंस पूछा है, तो एक में मिल जाएगा x, एक में मिल जाएगा y। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व आवर रेस्पेक्टिव x एंड y, और xy मिल गया तो x मिल गया हमारा लेंथ, y मिल गया हमारा ब्रेड। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक बार देख लेते हैं, तो लेंथ को हमने x लिया था, ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल ब्रेड y था, तो एरिया था xy। बट दो सिचुएशन दिया था, सिचुएशन नंबर 1 में बोला था कि लेंथ को 5 रिड्यूस करेंगे, ब्रेड को 3 इंक्रीज करेंगे, तो लेंथ विल बी x माइनस 5, ब्रेड विल बी y प्लस 3। सो द एरिया विल बी, एरिया रिड्यूसेस बाय 9 यूनिट्स, तो एरिया था कितना xy था, तो 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा xy माइनस 9। इसको सॉल्व करके यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन मिला। सेकंड सिचुएशन में क्या बोला, लेंथ को 3 ऐड करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे, ब्रेड को भी 2 इंक्रीज करेंगे, तो एरिया विल बी x प्लस 3 इंटू y प्लस 2।
बट वो बोल रहा है जब वो ऐसा कर देंगे तो ओरिजिनल एरिया जो है 67 और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ओरिजिनल एरिया था कितना एक्स वाई, उससे 67 ज्यादा, मतलब एक्स वाई प्लस 67। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। सो इन दिस वे यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में दो लीनियर इक्वेशन मिल गया, जिसको कि आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बट यही सेम क्वेश्चन अगर और कहीं पे भी दे देगा, बस सॉल्व लिखा होगा, तो वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, बस कन्वर्सन तो सेम रहेगा, बस दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, तो एनी ऑफ द मेथड को यूज करके आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो अगर एक्स वाई मिल गया तो वो आपको डायमेंशन पूछा है, तो वहां से आपको एक्स भी मिल जाएगा दैट इज लेंथ, वाई भी मिल जाएगा दैट इज ब्रेड्थ। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल बच्चों फॉर योर बिट 5, द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ योर 3.5 एक्सरसाइज, एंड इन दिस वे वी कंक्लूड योर 3.5 एक्सरसाइज वेरी नाइसली। तो लास्ट एक्सरसाइज बचा 3.6, जिसमें कि रिड्यूसिबल फॉर्मेट है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। उसके बाद और एक बस लेक्चर रहेगा जहाँ पे ही ग्राफिकल मेथड, मतलब और 2 लेक्चर में हम हमारा चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया क्लासेस ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, बट बहुत जल्दी हम इसको भी कंप्लीट करके हमारा चैप्टर 10 का ऑलमोस्ट 95% कवर कर दे रहे होंगे, 97% वी कैन से। बस कंस्ट्रक्शन जो बचेगा उसको हम और एक बस 1 शॉट क्लास में खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। सो बिफोर दैट जस्ट पॉज द वीडियो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जिनका हो गया, सारा कुछ समझ में आ गया, एक थम्स अप दे देंगे तो मुझे पता चल जाएगा, और कमेंट करना ना भूलेंगे, क्योंकि कमेंट करेंगे तो भी जाके मुझे रिस्पॉन्स का पता चलता है कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जस्ट पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज का हमने क्लास में कवर किया, आई होप सारा को आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जितना भी नोट्स मैंने लिखवाया, जितना भी एग्जांपल्स करवाया, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किया, आई होप सबको ने लिख लिया होगा। अगर फिर भी नहीं लिखे हो तो रिवाइंड करके पॉज करके आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो, बट समझना जरूरी है, समझ के करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पॉज करके बस नोट्स ही लिख देते हैं, तो उसमें से कुछ फायदा नहीं है। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन नहीं समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो बहुत जल्दी 10th का हमारा कंप्लीट होने वाला है सिलेबस, मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट था। बाकी उसके बाद हम एमसीक्यूज लेवल का क्वेश्चन में मैं बहुत जल्दी मतलब प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसका एमसीक्यूज, ढेर सारा एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो लेटेस्ट सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम है उसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं टर्म 1 में। उसको देखते हुए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जितना जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा उसमें हम एक वीडियो लाऊंगा, और बहुत ही इफेक्टिव होगा वो सारा क्लासेस भी, जो कि आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट गेन करने में भी हेल्प कर सकता है। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो तो करेंगे ही, और जो बच्चे सब्सक्राइब करके रखे हैं, कोई बच्चे ऑल सब्सक्रिप्शन को मतलब ऑल का बटन को नहीं क्लिक करता, ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को नहीं मिल पाता। आप लोग जब YouTube में आते हो तो ब्राउज करके मिलता है, तो वो ऑल को क्लिक करके रखो, ताकि हर एक नोटिफिकेशन जब भी क्लासेस होगा आप लोग के पास पहुंचेगा और आप लोग तुरंत आके क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर योर लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस किया, और लास्ट 2 लेक्चर रहेगा, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5, जिसमें कि हम रिड्यूसिबल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और लास्ट जो लेक्चर रहेगा ग्राफिकल मेथड, जो मैं पहले में छोड़ा था, वो लास्ट में कवर करके ये वाला चैप्टर को भी एंड करेंगे। तो और बचेगा बस कंस्ट्रक्शन, जो कि 1 शॉट वीडियो लेकर मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा और नहीं बात, सीधा जाओ, पढ़ाई करो अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी डाउट हो रहा है आप लोग बताओ, एक थम्स अप दे देना, एक कमेंट कर देना, ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और एक नया क्लास को लेके। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।